एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीएसटी, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर के ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर की हैं। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे वीडियोस आपने देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर नहीं करा सकती। एक तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हम एक एक टॉपिक थोड़ा डिटेल में अच्छे से और अलग अलग वीडियोज़ में, सेपरेट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है मीनिंग एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। आपको याद हो अगर तो हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं, एक तो इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, ये बैकग्राउंड बता देती हूँ। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ये था, आपको नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री का पूरा हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया है, उसके अलग अलग टाइप्स, एवरीथिंग। अब जो हमको पढ़ना है वो है कॉमर्स। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंडस्ट्री आपको समझ आ गया। इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि सारी ही एक्टिविटीज़ में बेसिकली हो क्या रहा था। इंडस्ट्री क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब हमने क्या किया भाई, गुड्स बना लिए, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हमने रॉ मटेरियल्स यूज़ किए, चाहे कहीं से भी करे हो, चाहे एक्सट्रैक्ट किए हो या कुछ भी किया हो, हमने फिनिश्ड गुड्स बना लिए। अब वो जो गुड्स हैं वो उनको हमें मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा, उनको हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ऑब्वियसली हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने पास तो नहीं रखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना कैसे होता है, वो जो सर्विस होती है ना, इट इज़ कॉल्ड एज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में वो सारी ही एक्टिविटीज़ आती हैं विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या था, इंडस्ट्री में गुड्स को बनाना, पर अब कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, कॉमर्स का। तो कॉमर्स इस चीज़ में हेल्प करता है, राइट। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, यानी कि आपने यहाँ पर गुड प्रोड्यूस किया और आपका कंज्यूमर वहाँ कहीं दूसरे देश में बैठा या इसी देश में कहीं किसी भी कोने में बैठा हो, तो आप उसको अपना गुड पहुँचा सकते हो, उसको जानकारी दे सकते हो और गुड से रिलेटेड मतलब सब कुछ कर सकते हो। तो कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स एक आप कह सकते हो लिंक बनाता है। ठीक है, लिंक बनाता है किसके बीच में, एक तो आपका ये जो प्रोड्यूसर है, राइट, और ये जो एक आपका कंज्यूमर है। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करता है वो होता है आपका कॉमर्स, राइट। कॉमर्स क्या माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया जहाँ पे हम जो गुड्स बना रहे थे, अब गुड्स बना के बेचने भी तो है ना, कंज्यूमर्स तक पहुँचाने, तो ये बैकबोन कहलाता है। अगर क्योंकि कॉमर्स नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्री का क्या काम, खाली गुड्स प्रोड्यूस कर करके कहाँ रखोगे भाई, क्यों रखोगे अपने पास, जब पहुँचाना ही नहीं है किसी तक तो प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, राइट। फिर क्या है, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू कॉमर्स ओनली, ये मैंने आपको समझाई दिया। तो एक एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, कौन, कॉमर्स। अब जब हम बात करते हैं कॉमर्स के, हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़ लिए कि कॉमर्स इसमें हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है, तो हमको डिटेल में हमको क्या करना है, अब कुछ फंक्शन समझने हैं कि कॉमर्स एक्चुअली किस किस चीज़ में हेल्प करता है। देखो कॉमर्स क्या करता है, आपने अभी मैंने बताया कि कॉमर्स का काम क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड पहुंचाना, पर उसके बीच में भी ना बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो उनको दूर करता है कॉमर्स। तो कॉमर्स का काम क्या है, रिमूवल ऑफ दीज हिंड्रेंसेस। कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं, सबसे पहले आपका आता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड पहुंचेगा कैसे। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रख लिया अपने पास गुड, अब कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत होगी, राइट। ऑब्वियसली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसका कंजम्पशन ज़रूरी है, अगर वो कंजम्पशन नहीं करेगा तो वो जिएगा कैसे। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड पहुंचता कैसे है, थ्रू ट्रेड। तो जो कॉमर्स है वो क्या करता है, ये वाला जो हिंड्रेंस है आपका पर्सन वाला, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ये रिमूव करता है किसके थ्रू,
ट्रेड के थ्रू। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड। ट्रेड के थ्रू कैसे, हम ट्रेड ही तो कर रहे हैं। ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम परचेज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये ट्रेड के थ्रू है। तो हम ट्रेड के थ्रू क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर देते हैं। और ये काम किसका है, ये कॉमर्स का काम है। तो कॉमर्स रिमूव करता है दिस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड। सेकंड आता है आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आपका क्या होता है, जो प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस करे हैं वो यहाँ पर करें, मान लो इस जगह पर, यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, उसकी फैक्ट्री है, वो उसने यहाँ पे गुड प्रोड्यूस करे हैं। अब उससे कम से कम मान लो 500 किलोमीटर दूर किसी भी XYZ कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है, राइट, कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है। तो ये सामान यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कैसे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचता है ना। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, जगह का हिंड्रेंस, ये भी रिमूव करने में हेल्प करता है कॉमर्स थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर इंडिया में जैसे इतने सारे स्टेट हैं, तो कुछ चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही बनती हैं, राइट। जैसे कि आप कह सकते हो चाय की पत्ती का अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, असम वगैरह, असम में ज़्यादातर होता है उसका प्रोडक्शन, पर चाय सब पीते हैं पूरे इंडिया में। तो वो कैसे पहुँचती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो कॉमर्स आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पर्सन में क्या था, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में था कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। पर प्लेस में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, उसमें हेल्प करता है कॉमर्स। तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी दूर कर दिया अब इसने। अब बात आती है थर्ड हिंड्रेंस की, यानी कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब देखो, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 12 महीने हर सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ फसल होती हैं, जैसे आम की बात कर लो आप, तो आम की जो फसल होती है वो क्या है, शायद आई गेस सर्दियों में होती है, ठीक है, तभी जाके वो गर्मियों में बन पाते हैं। या फिर आम नहीं, किसी की भी बात कर लो, कोई दाल है, आप वीट है या जो भी है, एक पर्टिकुलर सीज़न होता है हर चीज़ का, पर हम खाते उसको 12 महीने हैं। तो ये सामान फ्रेश कैसे रहता है, इसको फ्रेश रखना भी ज़रूरी है, इसको अच्छे से स्टोर करना, इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि आंधी बारिश और इन सब से चीज़ों से ख़राब ना हो जाए। क्योंकि छोटे मोटे क्वांटिटी में तो बनता नहीं है सामान, बहुत ह्यूज बल्क क्वांटिटी में बनता है, राइट, बहुत सारे लैक्स टन्स किलोग्राम्स में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेज हम बना के रखते हैं। तो वेयर हाउसिंग एक सर्विस है जो कि कॉमर्स के अंदर आती है। वेयर हाउसिंग के थ्रू कॉमर्स क्या करता है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यानी कि जो सामान आपको जिस टाइम पर चाहिए, आपने स्टोर करके रखा हुआ है, आप उसको ले लो। जैसे हम फ्रूट्स लेकर के आते हैं, अब हम फ्रूट्स डेली नहीं लेकर के आते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार लिया है, चलो 4-5 दिन के हम उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। यानी कि फ्रिज एक तरह से हमारे लिए, छोटे लेवल पर मैं बता रही हूँ, फ्रिज हमारे लिए वेयर हाउस है। हमको जब मन करा, जो सब्जी चाहिए, जो फ्रूट चाहिए, वो हमने निकाल के उस टाइम पे खा लिया। तो ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। बाद में भले ही उसकी मान लो क्या पता प्रोडक्शन ना हो, उसकी कमी पड़ जाए, पर हमारे पास उस टाइम के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वो सामान होगा, वो गुड होगा। तो इसीलिए क्या होता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव करता है कॉमर्स आपका थ्रू वेयर हाउसेस क्रिएट करके। जैसे, और वेयर हाउसेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आप कह लो जो गरम चीज़ें होती हैं, जो गरम नहीं एक्चुअली जो पेरिशेबल होती हैं, जो जल्दी सड़ जाती हैं, जो स्पेशली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज। और फ्रिज भी तो ठंडा होता है ना, हम फ्रूट्स उसी में रखते हैं, तो जिससे कि वो ख़राब ना हो। या फिर जो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इनफ्लेमेबल आइटम्स जो होते हैं, उनके लिए फायर प्रूफ वेयर हाउसेस बनवाए जाते हैं, जिससे कि वो आग ना लग सके उनमें और उनका सामान ख़राब ना हो। तो ये होता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जो कि कॉमर्स रिमूव करता है थ्रू वेयर हाउसिंग। फोर्थ है आपका हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क होता है, देखो ये क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है ना, एक प्रोडक्शन भी, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, इसमें रिस्क भी है। और स्पेशली ऐसी चीज़ों में जब हम कुछ गुड और सर्विस प्रोड्यूस करें तो रिस्क है डेफिनेटली कि भाई हमारा सामान बिकेगा या नहीं, हमारा सामान जो हम प्रोड्यूस करें उसकी डिमांड होगी कि नहीं, लोग खरीदेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं मैंने पैसे लगाए, मेरी कॉस्ट लग गई, मुझे कुछ पैसा ही ना मिले, रेवेन्यू ही ना मिले, या फिर मुझे लॉस फेस करना पड़े, तो इसके पीछे एक रिस्क है। या फिर जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, क्या पता वो जैसे होता है ना, आपने सुना होगा फैक्ट्री में आग लग गई,
ठीक है, सारा सामान जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो ख़त्म हो गया। या फिर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा तूफान आ गए तो उनकी फसल बर्बाद हो गई, तो इसमें उनका जो पैसा लगा हुआ है उसका नुकसान, ऊपर से उनकी कोई कमाई भी नहीं होगी तो वो अलग नुकसान। तो ये क्या है, एक रिस्क है। अब ये जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है ना, ये भी रिमूव करता है कॉमर्स। कैसे? थ्रू इंश्योरेंस। हर चीज़ का हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, इवन हमारी लाइफ का इंश्योरेंस है, अगर कल को हमें कुछ हो गया तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन? कॉमर्स के थ्रू हमें कोई इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस क्या है? एक सर्विस है। इनफैक्ट ये सारी सर्विस हैं जो मैंने ट्रेड बताया, ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये क्या है? सारी सर्विसेज हैं। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हमको ना इंश्योरेंस मिलता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर बाई चांस वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी खराबी हो जाती है या फिर हमको इतना फ़ायदा नहीं हो पाता, तो हमको पैसा मिलेगा, जिससे कि हमारा लॉस ना हो बहुत ज़्यादा या फिर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो रिस्क का हिंड्रेंस भी मिटा देता है इंश्योरेंस यानी कि कॉमर्स। फिर आता है एक और हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहा है वो क्यों कर रहा है? वो कोई समाज सेवा तो नहीं कर रहा ना, वो मनी के एक्सचेंज के लिए कर रहा है, उसको बदले में पैसा मिलेगा। कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तब हम उसी मोटिव से करते हैं कि यार हम इसे बेचेंगे, हमें पैसा मिलेगा, राइट। या फिर हमको कोई चीज़ खरीदनी है, कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर भी क्या करता है, पैसे के बदले खरीदता है, फ्री में उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो एक्सचेंज वाला मीडियम है ना, कौन होता है? मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारा मनी। तो इसका हिंड्रेंस कौन मिटाता है? बैंकिंग। जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज क्या करती हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं, उनको और फैसिलिटीज़ देती हैं जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और सेफली मतलब उनका काम बन सके, ठीक है, सेफली उनका काम बन सके और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को वो अच्छी वैरायटी के गुड्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारा काम किसका होता है? बैंकिंग का। बैंक से वो लोग लोन ले लेते हैं, अपना और अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और साथ ही साथ अगर कुछ उनको पेमेंट करना है, जैसे प्रोडक्शन किया मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर आई होंगी, तो जब मैं कोई भी प्रोडक्शन करूँगी तो मैं जहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आई हूँ उसको पेमेंट करूँगी, तो मैं ईजिली पेमेंट भी कर सकती हूँ चेक्स के थ्रू। आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया, अब आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, यहाँ बैठ के मैं कहीं भी किसी भी देश में आपका पेमेंट कर सकती हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है हमको? बैंकिंग। और बैंकिंग किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर, राइट। लास्ट आपका है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोड्यूसर अगर कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो कैसे देगा? कंज्यूमर को कैसे पता कि मार्केट में ये नया सामान आया है, मार्केट में जो सामान आया है इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, ये हमारे लिए सेफ़ है, हमको ये यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ऑफ कोर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग भी एक क्या है? कॉमर्स का पार्ट है, यानी कि ये क्या करता है? लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर्स को अवेयर करता है अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या ये यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये क्या है? ये सारे फंक्शंस हैं, इनको आप लिख सकते हो यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पूछा जाता है तो ये सारे हैं। रिमूवल ऑफ पर्सन प्लेस टाइम, ठीक है, ऐसे याद कर लो, पर्सन प्लेस टाइम, रिस्क, एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्सन प्लेस टाइम, रिस्क, इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज। पर्सन यानी कि ट्रेड के थ्रू, प्लेस यानी कि वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन, टाइम यानी कि वेयर हाउसिंग, रिस्क मतलब इंश्योरेंस, एक्सचेंज मतलब मनी आई मीन बैंकिंग, एंड इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। ये सारे फंक्शंस हैं। अब हम आते हैं कॉमर्स के क्लासिफिकेशन पे। जब हम देखो कॉमर्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रेड, राइट। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेड। हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन कॉमर्स के अंदर, एक ट्रेड है और एक ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेड की बात करते हैं। जस्ट अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था, देखो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड क्या है? एक सर्विस है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की, ये तो पता है। तो ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि भाई एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना या फिर कहीं भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक बनाना थ्रू
परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्शन का। अगर आप खाली इंडस्ट्री में सामान प्रोड्यूस कर करके रख दो, उसको बेचो नहीं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाओ नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके भी दो तरह के होते हैं ट्रेड भी, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड नाम से समझ आ रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर, इंटरनल मतलब अंदर, तो हमारी कंट्री के अंदर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। ये वाला जो ट्रेड होता है वो होम करेंसी में ही होता है। ऑब्वियसली हमारी दुनिया हमारे देश में हम जहाँ भी कहीं चले जाएं, चलिए किसी भी स्टेट में चले जाएं, ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाओ, चाहे आप बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाओ, ठीक है, साउथ में, पर कहीं भी हम क्या करते हैं, होम करेंसी में ही डील करते हैं। ऐसा नहीं है किसी और देश की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री जो कहलाता है वो होता है इंटरनल ट्रेड, और यहाँ पर आपका सारा ट्रांजैक्शन होम करेंसी में होता है। इससे हम एक और नाम से जानते हैं होम ट्रेड, यानी कि घर में ही ट्रेड। घर क्या है, हमारा देश। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट, यानी कि जोग्राफिकल लिमिट के बाहर, यानी कि हमारी कंट्री के बाहर भी जो होता है एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। इट इनेबल्स द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन अ कम्पेटिटिव वे। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कम्पेटिटिवली यूज़ कर सकते हैं और देशों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आ जाती हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको फॉर्मेलिटीज़, रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लीशन होता है। जैसे कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि आपने कोई भी सामान बनाया बाहर जाके बेच दिया, नो, आपको उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए होती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी पड़ती हैं, जिससे कि आप अलाउ कर दिए जाते हो कि अच्छा ठीक है, आप अपना ये सामान प्रोड्यूस करते हो, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इस कंट्री में, या फिर आपके जो भी सामान है उस पर इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी होती है। तो इंटरनल ट्रेड क्या है, अपने कंट्री के अंदर, उसमें हम होम करेंसी में ही डील करते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जब हम बाहर की कंट्रीज से भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब इसमें जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, जो फॉरेन आपकी करेंसी है उसमें भी हो सकता है। ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के भी दो आपके टाइप्स थे, याद है, अलग अलग थे। जब हम बात करते हैं इंटरनल की, तो जब हम इंटरनल की बात करते हैं, सबसे पहले देखो ये तक ट्रेड पढ़ लिया हमने, फिर है यहाँ पर ये इंटरनल, फिर है ये एक एक्सटर्नल। सबसे पहले हम इंटरनल की बात करेंगे। इंटरनल में दो हैं आपका, एक है होलसेल, एक है आपका रिटेल। मैंने याद कराया था कि इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर कैसे हम देखते हैं, एक तो थोक की दुकान होती है, एक रिटेल की, तो होलसेल एंड रिटेल। अब होलसेल और रिटेल क्या है, वैसे सबको पता है जनरल मीनिंग। होलसेल में क्या होता है, ट्रेड जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, होलसेल में क्या होता है, ट्रेड जो होता है ना वो लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है। यानी कि जब हम थोक की दुकान से लाते हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में देखते हैं ना, उनके पास सामान पड़ा हुआ है, तो वो वाला ट्रेड लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है। मेन वर्ड्स याद रखो। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जहाँ मतलब वो फैक्ट्री से लेकर के आते हैं, फैक्ट्री मतलब जहाँ भी वो गुड बना है वहाँ से लेकर आते हैं और रिटेलर को बेच देते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, बाइज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स टू रिटेलर। फिर आता है, इनका क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं एक तरह के प्रोडक्ट में। आप किसी भी होलसेलर को देखो, वो एक तरह का सामान लाता है। अगर वो थोक की दुकान में कपड़े ला रहा है तो थोक की दुकान में सिर्फ कपड़े लाएगा, ऐसा नहीं कि सब्जियां भी रखने लग जाए। अगर वो सिर्फ जूते ला रहा है, होलसेलर वाली जूते की दुकान है, तो फिर वो सिर्फ जूते लाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एसी कूलर पंखे रखने लग जाए, नहीं। तो इनका क्या है, स्पेशलाइजेशन होता है एक तरह के प्रोडक्ट्स में ही। ऐसा नहीं है खुद बना रहे हैं, स्पेशलाइजेशन है तो ये तो लेकर आ रहे हैं, पर एक तरह का प्रोडक्ट ही रखते हैं लोग। और ये क्या करते हैं, लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं। होलसेल का मतलब ही होता है कि थोक में एकदम बहुत सारा सामान रखना है इन्हें। और दूसरा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इनके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। जब आप इतना सारा सामान खरीद रहे हो मैन्युफैक्चरर से, तो आपको बहुत सारा पैसा भी तो चाहिए ना, कैपिटल, जिससे कि आप खरीद सको। और बहुत सारी जगह भी चाहिए, यानी कि जहाँ पर आप इतना सारा सामान रख सको। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है हमें होलसेल में। तो होलसेल में क्या है, लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है ये ट्रांजैक्शन, ट्रेड, और मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेल में बेच देता है। एक तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं ये लोग, लार्ज क्वांटिटी में अपने पास रखते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। अब आता है रिटेल। रिटेल मतलब जो आप ऐसे मतलब एग्जाम्पल रख लो, जो सादा शॉप्स होती है ना, जहाँ से आप कुछ भी खरीद के लाते हो,
अब वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में एक तो ट्रेड होता है, ठीक है, छोटा मोटा सामान हम थोक में नहीं खरीद के लाते हैं। दूसरा, बाइज फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, वो लोग क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर से ला रहे थे जहाँ पे सामान बन रहा था और रिटेलर को बेच रहे थे। क्या यहाँ पे हम समझ लेते हैं, देखो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, ठीक है, और किसको बेचा, आपका होलसेलर को, राइट। तो ये हो जाता है आपका होलसेल वाला ट्रेड, सॉरी होलसेलर को नहीं, रिटेलर को, ये तो हो जाता है होलसेल ट्रेड। और जब हम होलसेलर से ख़रीदते हैं और क्या करते हैं, आपके कंज्यूमर को बेचते हैं, तो इनके बीच में कौन बिचौलिया होता है भाई, हमारा रिटेलर। तो ये हो जाता है आपका रिटेल वाला ट्रेड। तो होलसेलर ट्रेड मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, और रिटेल ट्रेड क्या होता है, होलसेलर से कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स। आप कोई सी भी दुकान देख लो, परचूनी की दुकान अगर देख लो, उस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिस्किट्स ही बिस्किट्स हैं, नमकीन ही नमकीन है, और कोई एक ही तरह का प्रोडक्ट है, उस पर बहुत सारा तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पर होलसेल की दुकान पे आपको एक तरह का ही प्रोडक्ट मिलता है। ये हो गया हमारा कौन सा, इंटरनल ट्रेड, राइट। अब बात आती है एक्सटर्नल ट्रेड की। जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं, उसमें क्या है, हमने पढ़ा कि बाहर की कंट्रीज से ट्रेड। अब बाहर की कंट्रीज़ में होलसेल रिटेल नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, अपनी कंट्री से बाहर भेजना, यानी कि सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि बेचना, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ती है। जब हम कोई सामान ज़्यादा बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमको इनकम ज़्यादा अर्न करेंगे हम। और कौन सी इनकम, इससे हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं ना, फॉरेन रिजर्व्स, यानी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी करेंसी में हम वो पेमेंट करते हैं। फिर आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब परचेज़ करना, किससे, फॉरेन कंट्री से। तो फॉरेन कंट्री से जो भी हम सामान मंगाते हैं वो होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट अगर ज़्यादा होते हैं तो नुकसान होता है। मान लो आप कोई चीज़ बेच ज़्यादा रहे हो और ख़रीद कम रहे हो, तो जब आप ज़्यादा बेचोगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। पर अगर आप खरीदोगे ज़्यादा, बेचने से ज़्यादा अगर आप खरीद रहे हो तो आपको पैसे बेचने, मतलब पैसे पेमेंट करना पड़ेगा, तो उससे आपका नुकसान होगा। तो एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, तभी उसका फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है एंट्रीपोर्ट। ये देखो एक नया वर्ड है जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एंट्रीपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि आपने क्या किया, जैसे कि मान लो ये है हमारा यहाँ पर है ये हमारा इंडिया, ठीक है। हमने क्या किया, हम अभी करेंटली अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं, रशिया से हम वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो रशिया है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल सस्ते में या कैसे भी, ठीक है, अभी मान लो। पर इंडिया क्या करे, अब इसको अपने लिए यूज़ ना करे, ये क्या करे, और किसी कंट्री को बेच दे। मान लो थोड़ा सा इसने बेच दिया यूएस को, थोड़ा सा इसने बेच दिया चाइना को, और थोड़ा सा इसने बेच दिया जापान को। तो ये कहलाता है एंट्रीपोर्ट। जब हम वैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है खुद के लिए यूज़ करना। अगर ये इंडिया ऑयल खुद यूज़ कर रहा होता तो वो होता इंपोर्ट, ठीक है। पर ये क्या कर रहा है, खरीद के दूसरे को बेच रहा है, तो वो कहलाता है एंट्रीपोर्ट। जैसे कि अगर हम होलसेल वाला एग्जांपल देखें, तो होलसेल वाला बंदा भी क्या कर रहा था, खरीद के खुद यूज़ नहीं कर रहा था, उसने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, इम्पोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि उसने बेचा किसी को, किसको, रिटेलर को। तो वो भी एक काइंड ऑफ एंट्रीपोर्ट है। पर हम यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रेड में बात कर रहे हैं, मतलब बाहर की दुनिया से, बाहर की कंट्री से। तो वहाँ पर ही ऐसे कंसिडर किया जाता है जैसे हम अपने खुद से ख़रीदें, इम्पोर्ट करें, बट not for our consumption but for the export to another countries, but to sell it to the another countries। तो हम बाकी कंट्रीज़ को बाकी किसी जगह पर जब बेच देते हैं, उसके लिए जब हमने इंपोर्ट करना होता है, वो कहलाता है एंट्रीपोर्ट। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या है ये, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करना इस एंट्रीपोर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कौन सा खत्म हो गया पार्ट, ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि हमारा जो कॉमर्स था यहाँ पर, उसमें दो चीज़ें थी, राइट। एक था हमारा ट्रेड और एक था एड्स टू ट्रेड,
अब हमने ट्रेड वाला पार्ट ख़त्म कर लिया, यानी कि ट्रेड कैसे कैसे होता है। अब ट्रेड जैसे जैसे होता है उसके लिए कुछ एड्स होते हैं, मतलब ट्रेड को जो फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज चाहिए ना हमको, तो बहुत सारे मतलब और चीज़ें फैसिलिटेशन चाहिए हमको, तो वो क्या होती हैं, वो एड्स टू ट्रेड में आती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। एड्स टू ट्रेड क्या है? सबसे पहला आता है जो, देखो अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे ना, वही हैं एज इट इज़, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। सबसे पहला आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग के थ्रू हम कैसे ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम इंटरनल करें चाहे एक्सटर्नल, हम यहाँ पे दोनों हम कंसिडर कर लेंगे, चाहे हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं चाहे हम बाहर की कंट्री से कर रहे हैं। तो बैंकिंग से क्या होगा, हमको पेमेंट करने में आसानी रहती है, राइट। हमको लोन अगर चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो उसमें आसानी रहती है। बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ बिजनेस एक्ट करते हैं हमारे लिए। उनका भी बिजनेस है, वो क्या कर रहे हैं, हमको पैसा लोन पे दे रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो ये उनका बिजनेस है। पर हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, हम अगर प्रोड्यूसर हैं, मान लो हम दूसरी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या हम उतना सारा पैसा लेके दूसरी कंट्री में जाते हैं? नहीं, ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जो हमको अलाउ करती हैं कि हम अपने देश से बैठे बैठे कहीं भी कुछ भी पेमेंट कर लें। तो ये क्या है, बैंकिंग का काम है, और इससे ट्रेड को एड मिलता है, मतलब हेल्प होती है। एड मतलब हेल्प, ट्रेड में जो भी चीज़ें हेल्प करती हैं वो ये हैं। दूसरा आपका क्या आता है, इंश्योरेंस। मैंने बता दिया था कि भाई बिजनेसेस में रिस्क होता है, तो उस रिस्क को कवरेज देने के लिए हम हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस से क्या होता है, हमको हमारा पैसा मिल जाता है, एटलीस्ट हमारा बहुत जितना भी पैसा डूबा है उसका कुछ पार्ट तो मिल ही जाता है, क्योंकि हमारी उसमें कॉस्ट लगी है, हमें प्रॉफिट ज़रा भी नहीं हुआ है, हमको लॉसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंश्योरेंस हमको क्या प्रोवाइड करता है, कवरेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकें और हमको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। ट्रांसपोर्ट आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑफ कोर्स आप देखते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। आप चाहे शिप्स से भेज रहे हो, चाहे आप ट्रेन से भेज रहे हो, चाहे आप हवाई जहाज से भेजो, कैसे भी भेजो, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। और अगर अपनी कंट्री में ही देख रहे हैं तो हमारी कंट्री में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है, राइट। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। कम्युनिकेशन, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब कोई भी छोटे मोटे जो बिज़नेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो ना चाइना में भी उनका कॉन्टैक्ट होता है, वो चाइना से माल लेकर के आते हैं, इंडिया में बता रही हूँ मैं। तो क्या होता है, वो कैसे कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन सर्विस है, उसके थ्रू। तो इससे हमें क्या होता है, हमारा ट्रेड आसान हो जाता है, हमें पता चल जाता है यार ठीक है हमको ये सामान चाहिए, इतना चाहिए, जो भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, आप बता दो कि हम इस फॉर्म में पेमेंट चाहिए, ऐसे पेमेंट चाहिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेड से रिलेटेड आप दूसरे बंदे से, दूसरी पार्टी से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो, इससे आपका ट्रेड ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। मैंने बता दिया था, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री अपना सामान बेचना चाहती है हमको, तो वो क्या करेगी भाई, पहले एडवर्टीज़मेंट करेगी, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग क्या होंगे, उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो सकते हैं, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वो तब जाके उसको खरीदेंगे। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि फ़लानी कंट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। या फिर हमारी कंट्री में भी ये प्रोडक्ट बन रहा है, हमें कैसे पता चलता है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। नए नए एड्स आते रहते हैं, ऐसी तरह की मैगी आ गई, मैगी में ये वेरिएशन है, इस तरह की क्रीम है, इस तरह का फाउंडेशन है, ये तरह के कपड़े हैं, तो ये एडवर्टीज़मेंट के थ्रू होता है। और ये सारी ही क्या है, सर्विसेज एड्स टू ट्रेड। अब इसमें आप वैसे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, एक और पॉइंट है वेयर हाउसिंग, जो हमने अभी फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में भी पढ़ा था, ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में भी पढ़ा था। वेयर हाउसिंग भी यही है कि आप क्या करोगे, अपना सामान स्टोर करके रख सकते हो, जिससे कि वो फ्रेश रहे, पेरिशेबल गुड्स ख़राब ना हो, और टाइम टू टाइम जब हमको चाहिए हम उनको एक्सेस कर सकें, क्योंकि हर प्रोडक्ट 12 महीने प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और इतनी लाइफ टाइम नहीं होती है, स्पेशली जो एडिबल गुड्स होते हैं खाने पीने के, उनकी इतनी लाइफ टाइम नहीं होती है, तो इसीलिए लाइफ नहीं होती है, तो इसीलिए क्या होता है, हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और वेयर हाउसिंग एक ऐसी फैसिलिटी है
जो हमको स्टोरेज में हेल्प करती है। कोई भी सामान है हम उसको वहाँ स्टोर कर सकते हैं। जो किसान होते हैं उनके जो वेयर हाउसेज होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो अपना अनाज जो है वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उनको उनके पास, क्योंकि इतनी तो देखो जगह है नहीं कि वो बहुत सारा अनाज कहाँ स्टोर करें, अपने घरों में या कहीं भी। खुले में छोड़ेंगे तो गंदा होगा, आंधी बारिश तूफान इनका डर होता है जिससे कि फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए वो वेयर हाउसेज में रखते हैं, स्टोरेज हाउसेज में रखते हैं, जिससे कि उनकी फसल बर्बाद ना हो, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपने याद रखनी है। तो देखो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जो थे वही एड्स टू ट्रेड हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। और यही सारी चीज़ें हमने आई गेस टर्शरी सेक्टर में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, इंडस्ट्री में। तो ये पॉइंट्स मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब एक बार हम फटाफट से क्विकली ये जो भी क्लासिफिकेशन है हमारा, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो कॉमर्स पढ़ा अपन ने, ठीक है, कॉमर्स में हमने ट्रेड पढ़ा और एड्स टू ट्रेड पढ़ा, राइट। अब इसके बाद ट्रेड में हमने दो तरह के ट्रेड्स पढ़े थे, एक था हमारा इंटरनल और एक था हमारा एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में हमारे दो तरह की थी, मैंने कैसे बताया था कि हमारे कंट्री में दो तरह की दुकान होती हैं। तो हमारी होलसेल की दुकान होती है, एक हमारी होती है रिटेल की दुकान, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है, या तो हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं दूसरी कंट्री से, या हम कुछ कर रहे हैं एंट्रीपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट, खरीद रहे हैं बाहर किसी और को बेचने के लिए, ठीक है, ये होता है एंट्रीपोर्ट। एड्स में आपका क्या है, मैंने कैसे याद कराया था, सबसे पहले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये दो सिमिलर है, बैंकिंग इंश्योरेंस, राइट। अब बैंकिंग इंश्योरेंस के बाद आपका ट्रांसपोर्ट और एक है आपका कम्युनिकेशन, ये हो गया। और फिर उसके बाद आता है आपका वेयर हाउसिंग, जहाँ पर आप सामान रखते हो, वेयर हाउसेस। और लास्ट आता है आपका एडवर्टीजमेंट। ये सारी चीज़ें आपके कॉमर्स में आती हैं। और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ कॉमर्स। तो हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का और कॉमर्स का डिटेल में कवर कर लिया है। एंड येस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.